दोस्तों, अगर कोई आपसे यह कहे कि एक खूबसूरत लड़की की शादी बाज के साथ हो गई, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? आज हम आपको एक लड़की और बाज की शादी की कहानी सुनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। बादशाह बेग सुल्तान खान और मलिका फरीहा दोनों की हालत खराब थी। कपड़े गर्द आलूद, चेहरे पर थकान की परछाइयां और आंखों में ना खौफ था ना उम्मीद। सिर्फ एक जिद थी जिंदा रहने की। तेज चलो, आगे कहीं पानी मिलेगा। बादशाह की आवाज थकी हुई थी, लेकिन रब अभी बाकी था। मल्लिका लड़खड़ाई, मैं अब और नहीं चल सकती। उसकी सांसें फूल रही थीं, पेट पर हाथ रखा हुआ था। बादशाह ने हाथ थाम लिया। बस थोड़ा और, थोड़ा और। लेकिन वह थोड़ा और बहुत दूर निकला। जंगल की जड़ों ने उनके पैरों को रोक लिया था और भूख प्यास ने जिस्म का भरोसा तोड़ दिया था। कुछ ही देर में दोनों गिर पड़े। पहले मल्लिका, फिर बादशाह। बादशाह ने आंखें बंद की तो सामने महल का वह दरबार घूमने लगा, जहां कल ही तक वह तख्त पर बैठा करता था, जहां वजीर उसके हर इशारे पर बात मानते थे, जहां एक वक्त का लजीज खाना चांदी की थाली में आता था। और आज जंगल की मिट्टी, प्यास से सूखता हुआ गला और एक मल्लिका जिसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं। इन दोनों की हालत को कोई इंसान नहीं देख रहा था, लेकिन एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। एक बड़ा सलीकेदार और बेहद खूबसूरत बाज अपने पंख फैलाए पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर बैठा हुआ था। वो बाकी बाजों से अलग था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक शिकारी नहीं, समझदारी की थी। उसने नीचे देखा। मल्लिका का हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वह अब भी कुछ मांग रही हो, शायद पानी। बाज ने नजरें इधर उधर घुमाई। कहीं कोई इंसान नहीं था। वो फड़फड़ाता हुआ उड़ चला। नीचे झाड़ियों के बीच से होते हुए वह जंगल के एक कोने में पहुंचा, जहां जमीन नीची थी और वहां एक संकरा सा पानी का चश्मा बह रहा था। वो रुका, इधर उधर देखा, फिर झुका। अपनी तेज चोंच से एक सूखा हुआ कटोरी नुमा पत्ता उठाया और पंजों से उसे मजबूती से पकड़ा। बहुत मुश्किल से बार बार फिसलता हुआ पानी उसमें भरा, जितना भर सकता था। फिर वह उड़ गया, तेजी से सीधा उसी जगह जहां बादशाह और मल्लिका पड़े थे। नीचे बादशाह की आंखें आधी खुली थीं। तभी एक साया उसके ऊपर मंडराया। किसी ने उसके पास आकर कुछ रखा। बादशाह ने आंखें खोली और पहली नजर में देखा बाज और उसके पंजों में पानी। बादशाह का सूखा गला एकदम से हिल गया। वह आधा उठ बैठा और कांपते हाथों से उस पत्ते को थामा। थोड़ा पानी उसके होठों से टकराया और जान में जान आई। फिर उसने मल्लिका को आवाज दी, फरीहा, पानी देखो। उसने खुद थोड़ा पानी पिया, फिर मल्लिका के सूखे होठों से लगाकर धीरे धीरे बचा हुआ पानी पिलाया। मल्लिका की आंखों में हलचल हुई। सुल्तान, मैं हूं, देखो, ये बाज लाया है हमारे लिए। मल्लिका ने गर्दन घुमा के देखा। बाज अब भी पास बैठा था, शांत सलीके से, जैसे उसे किसी इनाम की उम्मीद नहीं, सिर्फ इत्मीनान चाहिए था कि इन दोनों की जान बच गई। फिर बाज एक बार फिर उड़ गया। कहां जा रहा है? मल्लिका ने धीमे से पूछा। बादशाह ने आंखें बंद करके जवाब दिया, शायद फिर पानी लाने। वो बाज कोई मामूली परिंदा नहीं था। अगले कुछ घंटों में वह दोबारा आया, इस बार अपनी चोंच में कुछ बेर, कुछ नरम टहनियों पर लगे जामुन लेकर, और फिर कुछ घास, जिसे वह एक जगह सजाकर रखने लगा, जैसे किसी ने उसे सिखाया हो कैसे किसी थक हार चुके इंसान के लिए आरामगाह बनाई जाती है। बादशाह और मल्लिका ने बाज को देखा। पहली बार मल्लिका की आंखों में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। रात धीरे धीरे उतरने लगी थी। जंगल की वह रात इतनी सन्नाटेदार थी कि पत्तों की हर सरसराहट किसी राज की तरह लगती। दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज गूंजती थी और झाड़ियों में से कभी कभी कोई खरगोश फुदकता हुआ निकल जाता। मगर उस छोटे से हिस्से में जहां मल्लिका और बादशाह लेटे थे, वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे जंगल ने खुद इन दोनों की थकान को समझा हो। बाज अब भी पेड़ की ऊपरी शाख पर बैठा था। उसकी आंखें चौकस, जैसे वह कोई फौजी गार्ड हो। उसकी गर्दन कभी मल्लिका की तरफ घूमती, कभी बादशाह की तरफ। यह वही बाज था जिसने एक दिन पहले इन्हें पानी लाकर दिया था। मल्लिका की आंखें अब आराम से बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, और बादशाह वह नींद में भी चौकन्ना था। अचानक दूर से एक धीमी सी आहट आई, पत्तों में जैसे किसी के कदम पड़े हों। बाज की गर्दन झट से घूमी। उसने हल्की सी फड़फड़ाहट की, मगर उड़ा नहीं, बस अलर्ट हो गया। फिर झाड़ियों के उस पार से
4 साए निकलते दिखाई दिए। हाथ में मशाल थी। लिबास से मालूम होता था यह बादशाह के सिपाही हैं। आंखों में तलाश थी और चाल में बेचैनी। एक ने धीरे से पुकारा, सुल्तान बादशाह। बादशाह की आंखें एकदम से खुल गई। वो उठ बैठा और उसी पल चारों सिपाही उसके सामने आकर रुक गए। बादशाह सलामत। आपको तलाशते हुए हम पूरी रात जंगल छानते रहे। अच्छा है आप सही सलामत हैं। एक सिपाही की आवाज में राहत थी। बादशाह कुछ पल सन्न रहा, फिर थका हुआ सा मुस्कुराया। तुम लोग कैसे पहुंचे यहां? बादशाह सलामत। दूसरे ने जवाब दिया, आपके महल में जो बगावत हुई थी वह अब काबू में है। वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और गद्दारों को भी बंदी बनाया गया है। मल्लिका सलामत। बादशाह ने मल्लिका की तरफ देखा। वह भी उठ चुकी थी और अब हाथ थामे खड़ी थी। हाँ, बादशाह ने कहा, मगर इस जंगल ने हमें जिस तरह पनाह दी है और इस बाज ने जो किया है उसकी नजरें बाज की तरफ उठीं। सिपाही चौंके। उन्होंने बाज को पहली बार गौर से देखा। इतना बड़ा, इतना सलीकामंद परिंदा किसी आम बाज जैसा नहीं था। वह अब भी उसी शाख पर बैठा था, मगर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बादशाह सलामत, हम आपको वापस ले चलें? सिपाही ने पूछा। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर आसमान की तरफ देखा। आधी रात बीत चुकी थी। हल्की ठंडी हवा अब मल्लिका के चेहरे से बाल हटा रही थी। नहीं, बादशाह ने धीमे से कहा, रात हो चुकी है, सुबह होने दो। यहां खेमे लगाओ। मल्लिका को आराम चाहिए और इस बाज के लिए भी एक बेहतरीन बिस्तर लगवाओ। वो इस जंगल का नहीं, अब हमारे साथ का हिस्सा है। सिपाहियों ने कहा। जो हुक्म वो लोग बड़ी एहतियात से 2 छोटे छोटे खेमे लगाने लगे। मल्लिका के लिए मुलायम बिस्तर, बादशाह के लिए सुरक्षा और बाज के लिए एक साफ जगह जिस पर नरम पत्ते और लकड़ियों से एक ऊंचा ठिकाना तैयार किया गया। किसी ने मांस के छोटे टुकड़े भी बाज के लिए रख दिए, मगर उसने कुछ नहीं खाया। बस शांत बैठा रहा, जैसे उसे किसी इनाम की जरूरत ही ना हो। रात बीत गई। सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि जंगल में रोशनी उतरने लगी। बादशाह अपने कदमों पर खड़ा हुआ। अब उसकी चाल में फिर से वहीं ठहराव और शांत थी। मल्लिका के चेहरे पर थकन तो अब भी थी, मगर आंखों में एक नई उम्मीद थी। सिपाही अपने घोड़ों के साथ तैयार खड़े थे। बाज, जो अब तक अपनी जगह पर बैठा था, धीरे से उतरा और बादशाह के करीब आकर बैठ गया, जैसे वह जानता हो अब उसे भी जाना है। बादशाह नीचे झुका, बाज की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू अब जंगल का नहीं रहा, तू मेरा साथी है, मेरे साथ महल चलेगा। सिपाही थोड़े हैरान थे, मगर इस बाज ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस बादशाह के साथ साथ चलने लगा। एक नौजवान सिपाही ने बादशाह से धीरे से पूछा, यह परिंदा तो जैसे इंसानों की बात समझता है। बादशाह मुस्कुरा पड़ा। काफिला जंगल के रास्ते से बाहर निकल पड़ा। पेड़ अब पीछे छूटते जा रहे थे, पर बाज अब हर कदम पर बादशाह के साथ चल रहा था, जरा भी पीछे नहीं। सूरज की रोशनी जैसे उनके साथ साथ चल रही थी। महल के ऊंचे अब दूर से नजर आने लगे थे। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और महल की दीवारों पर चढ़ी बेलें किसी पुराने जख्म की तरह लिपटी थीं। जैसे ही काफिला महल के दरवाजे के पास पहुंचा, महल के सिपाही, वजीर, नौकर और आसपास के लोग भागते हुए आए। कोई सुल्तान की सलामती के बारे में पूछने लगा, कोई मल्लिका की तबीयत पूछने लगा। बादशाह बेग सुल्तान खान अपनी पुरानी अर में था, मगर आंखों में अब वह झलक थी जो सिर्फ कुछ खोकर ही मिलती है। मल्लिका का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन चाल में थकावट अब भी थी। बाज बादशाह के पास बिल्कुल करीबी अंदाज में चल रहा था, जैसे अब वो उसकी परछाई बन चुका हो। दरबार में बादशाह ने अपनी सोने की कुर्सी पर बैठते हुए लंबी सांस ली। बहुत कुछ बदल गया है, उसने धीमे से कहा। दरबारियों में सरगोशियां होने लगीं। हर कोई जानता था कि इस बगावत के बाद अगर बादशाह लौटकर आया है तो कोई न कोई अजीब काम जरूर हुआ होगा, मगर असल अजीब काम तो अब उनके सामने धीरे धीरे आ रहा था। वो बाज इतना खूबसूरत, इतना होशियार और इतना गैर मामूली कि सिपाही भी अब उसे मजाक में उस्ताद बाज कहने लगे थे। बादशाह ने अपनी आवाज ऊंची की, सुनो, इस बाज ने हमारी जान बचाने की कोशिश की है। ये कोई आम परिंदा नहीं। मैंने तय किया है कि इसके लिए एक शानदार पिंजरा बनवाया जाए, सोने की सलाखों वाला, जिसमें इसे सुकून मिले। मगर जैसे ही यह लफ्ज पिंजराबाज के कानों तक पहुंचा, उसकी आंखें चौंकी। एक झटके में उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जोर से, जैसे कोई घुटने वाला इंसान एकदम से उठ खड़ा हो। सभी चौंक गए।
बाज नीचे जमीन पर कदम कदम चलता हुआ बादशाह की कुर्सी के करीब पहुंचा। वहां जहां एक मेज पर पुराने जमाने का कागज, स्याही और कलम रखा हुआ था। सबने देखा बाज ने चोंच से कलम उठाई और फिर कागज पर धीरे धीरे कुछ लिखने लगा। पूरा महल हैरान, यह लिख रहा है, किसी सिपाही ने फुसफुसाकर कहा। बादशाह खड़ा हो गया, नीचे झुककर उस कागज को उठाया और उस पर जो लिखा था वह पढ़ने लगा। मैं पिंजरे में नहीं रह सकता। अगर तुम महल के हो तो मुझे भी मेरी आजादी का ताज चाहिए। जैसे तुम्हारे रहने को महल है, वैसे ही मुझे भी एक खुला, शानदार और इज्जत वाला ठिकाना चाहिए, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह की आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई। क्या क्या यह बाज वाकई लिख रहा है? उसकी आवाज में एक अजीब सी मुलायमियत थी। मल्लिका, जो अब तक पर्दे में बैठी थी, उसने धीरे से सिर उठाकर बादशाह की तरफ देखा। आपने खुद कहा था, यह सिर्फ परिंदा नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बाज अब एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें सीधी बादशाह की आंखों में देख रही थीं। वो आंखें जो अब ना तो परिंदे की लगती थीं, ना इंसान की। मगर जो भी थी, उनमें एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई कह रहा हो, कैद से मोहब्बत नहीं होती। बादशाह ने कागज अपने सीने से लगाया, फिर दरबार की ओर मुड़कर बोला, पिंजरा नहीं बनेगा। बाज की बात मंजूर की जाती है। दरबारी फिर से चुप। महल के पीछे एक पुराना किला है, बाघों से घिरा हुआ, ऊंचा, खुले आसमान के नीचे। वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन अब वहां यह बाज रहेगा। सिपाही बोले, जो हुक्म बादशाह सलामत। बाज की आंखों में अब नरमी थी। उसने एक हल्की सी फड़फड़ाहट की, जैसे शुक्रिया कह रहा हो, फिर मुड़ा और धीरे धीरे दरबार से बाहर निकलने लगा। उसके पीछे एक सिपाही चला और दूसरा नौकर झट से बाज के लिए अनाज और पानी का बंदोबस्त करने लगा। महल के पिछले हिस्से में जो पुराना किला था, जहां अब तक बस पेड़ों की परछाइयां और झाड़ियों की सरसराहट बसा करती थी, अब वहां एक नई जिंदगी उतर चुकी थी। वो अब बाज का महल था। सुनहरी रेत की फर्श, ऊंची पत्थर की दीवारें और एक बड़ा सा दरख्त बीचों बीच, जिसकी शाखों पर बैठकर वो बाज आधी आधी रात तक सोचता रहता था। नौकरों को हुक्म था कि सुबह शाम खाना, पानी और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो यह कि बाज ने अब तक कुछ भी नहीं खाया, बस निगाहें महल की तरफ लगाए रखता। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण महल की बुर्जों पर पड़ी, बाज अपने पंख फैलाकर उड़ गया, सीधा बादशाह के महल की तरफ। दरबार लग चुका था। सुल्तान अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। मल्लिका पर्दे के पीछे और तमाम वजीर, अमीर और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर। तभी सबकी निगाहें उस शख्स की तरफ गईं जो चलकर वजीर की बाईं तरफ की खाली कुर्सी पर जाकर बैठा। वह शख्स नहीं था, वह बाज था। हाँ, वही बाज। अब वजीर की कुर्सी पर कोई कुछ बोल नहीं सका। बाज बिल्कुल खामोशी से बैठा रहा, जैसे दरबार के हर लफ्ज को समझ रहा हो। उसके सामने कागज और कलम पहले से रख दिए गए थे। बादशाह के हुक्म पर दरबार शुरू हुआ। एक गरीब किसान आया जिसकी जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही थी। वजीरों ने कहा, दस्तावेज बताते हैं कि जमीन अब सूबेदार के नाम पर है। बादशाह थोड़ा सोच में पड़ा, तो फिर क्या किया जाए? बाज ने अचानक चोंच से कलम उठाई और फुर्ती से कुछ लिखा। कागज बादशाह तक भेजा गया। बादशाह ने पढ़ा, जमीन किसके नाम पर है, यह दस्तावेज बाद में बताएंगे। पहले यह देखो कि कौन उस जमीन पर रहता है और कब से रहता है। इन साफ दस्तावेजों से नहीं, हालात से किया जाना चाहिए। बादशाह चुप हो गया। उसने किसान की तरफ देखा, फिर सूबेदार की तरफ जमीन वापस करो। सूबेदार सकपकाया मगर बाज की तरफ देखा और चुपचाप झुक गया। वो पहला दिन था। उस दिन के बाद से हर सुबह बाज अपने महल से उड़कर दरबार आता, उसी कुर्सी पर बैठता और हर मामले को बेहद गहराई से देखता। जहां बादशाह को कोई फैसला मुश्किल लगता, वो बाज बिना कुछ बोले कागज पर चोंच से कुछ लिखता और वही फैसला आखिर में मनवाया जाता। मुल्क के लोग अब कहने लगे थे, बादशाह की आंखें हैं पर बाज का दिमाग है। अब पूरे महल में एक नई आदत बन चुकी थी। सुबह का सूरज निकले और बाज अपने महल से उड़ता हुआ सीधा बादशाही दरबार की वजीर वाली कुर्सी पर उतर जाए। मगर यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी। अब हर कोई जानता था कि यह बाज महज कोई परिंदा नहीं, एक दिमाग है, एक निगरान है और शायद एक खतरा भी। उन लोगों के लिए जो सच्चाई से दूर रहते थे। मगर सच्चाई यह भी थी कि इस बात के पास सब कुछ था।
नाम, इज्जत, सुल्तान की नजदीकी और अपनी खुद की रिहाइश। बस एक चीज थी जो शायद उसके दिल के किसी कोने में अधूरी थी, और उसे खुद भी इस अधूरेपन का एहसास नहीं था जब तक उसने उसे नहीं देखा था। एक दिन बाकी दिनों जैसा ही था। महल के बागों में सुबह की हवा बह रही थी, गुलाबों की खुशबू फैल रही थी और कहीं दूर कोई रागिनी गा रही थी। लेकिन बाज की उड़ान आज कुछ अलग थी। वह दरबार की तरफ नहीं गया, बल्कि महल के उस हिस्से की ओर मुड़ गया जहां कोई बहुत खास रहती थी। शहजादी महविश बादशाह बेग सुल्तान खान की इकलौती औलाद। उम्र तकरीबन 22 साल, रंगत जैसे दूध, चाल में नाज और आंखों में एक ऐसी सादगी जो दिल की दीवारों पर दस्तक देती थी। वह बहुत कम दरबार में आती थी, ज्यादातर वक्त अपने महल के ऊपरी हिस्से में गुजारती, किताबें पढ़ती, बाग में फूलों से बातें करती या शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप से उलझती। और उसी शीशे के सामने पहली बार बाज ने उसे देखा। वह अपने लंबे खुले बालों को सुलझा रही थी, आंखें झुकी थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बाज उस वक्त महल के एक ऊंचे स्तंभ पर बैठा था, मगर जैसे ही उसकी नजर उस कमरे की खिड़की से अंदर पड़ी, वो जड़ सा हो गया। एक पल को जैसे सब कुछ रुक गया। हवा, धूप, पंखों की हरकत, सब वो परिंदा जिसने कभी किसी के लिए ना झुका था, अब खामोश होकर उस खिड़की को ताक रहा था। अगले ही पल बाज उड़ गया, सीधा उस खिड़की के पास। शहजादी ने उसे नहीं देखा। वो अब भी शीशे में खुद को निहार रही थी, मगर बाज वो बस खामोशी से बैठा रहा, उसकी हर अदा को अपने दिल में दर्ज करता रहा। और फिर जब शहजादी ने गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखा, बाज गायब था। शहजादी ने जरा हैरानी से देखा। अभी कुछ था, यहां कोई परिंदा, मगर कमरा खामोश था। हवा की हल्की सरसराहट के सिवा कुछ नहीं था। अब यह एक रोज का किस्सा नहीं रहा, यह रोज का सिलसिला बन गया। शहजादी जब भी कमरे में होती, खिड़की पर वही बाज बैठा मिलता। कभी खामोशी से देखता, कभी जरा सी फड़फड़ाहट करता, और कभी तो यूं भी होता कि जब शहजादी दादी शीशे में खुद को देख रही होती, अचानक उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन? वो पलटती, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ पर्दा हिलता या कभी कभी खिड़की का शीशा खुला मिलता। अजीब है, वो सोचती ये ख्वाब है या हकीकत, मगर बाज वो हर रोज आता। अब तो वह शहजादी के बाग में भी नजर आने लगा था। जब शहजादी अपनी 2 सहेलियों के साथ बाग के फव्वारे के पास बैठती, बाज एक ऊंचे दरख्त पर बैठा नजर आता। उसकी निगाहें हमेशा शहजादी पर होती। कभी कभी शहजादी हंसती और बाज की गर्दन यूं हिलती जैसे वह उस हंसी में घुल जाना चाहता हो। शहजादी महविश की आंखों में अब कुछ और ही चमक थी। पहले जहां वह अपनी किताबों और फव्वारों में खोई रहती थी, अब हर सुबह उसकी निगाहें अपनी खिड़की पर जाती, देखती कि वह आया है या नहीं। कभी वह परिंदे की झलक पाती, तो कभी सिर्फ उसकी मौजूदगी का एहसास। और फिर एक सुबह जब वह मल्लिका फरीहा के पास बैठी थी, उसने वह बात कह दी जो अब उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। बाबा, उसकी आवाज धीमी थी मगर साफ, मैं उस बात से मिलना चाहती हूं जो आपके साथ जंगल से आया था। बादशाह ने हैरानी से बेटी की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे की संजीदगी को पढ़ा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? बस मिलना है। बहुत दिन से महसूस करती हूं कि वह आसपास होता है, जैसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन चुप है। बादशाह चुप हुआ, फिर मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा, तुम जाओ, मेरे कुछ भरोसेमंद सिपाही तुम्हारे साथ रहेंगे। शाम से कुछ पहले का वक्त था। सूरज ढलने लगा था और महल के पिछले हिस्से में बने बाज के कैले के दरवाजे खोल दिए गए। शहजादी महविश अपने साथ 2 भरोसेमंद सहेलियाओं और 4 सिपाही लेकर बाज के महल की तरफ रवाना हुई। सफेद जोड़ा, सिर पर नाजुक दुपट्टा और आंखों में बेसब्री की हल्की लहर। कैले के अंदर दाखिल होते ही शहदी ने देखा, एक ऊंचे से पत्थर के चबूतरे पर बाज बड़ी एकड़ से बैठा हुआ था। उसकी आंखें सीधी महविश की तरफ थीं, मगर उनमें इस बार दरबार वाली सख्ती नहीं, एक नरमी, एक बेमिसाल सुकून था। जैसे उसे इंतजार था, जैसे कोई अपने मेहमान का नहीं, किसी बहुत करीबी का इंतजार करता है। शहजादी की नजर जैसे ही उससे मिली, बाज ने चोंच से नीचे रखी लकड़ी की स्लेट खिसकाई और पंखों से पास रखा कलम उठाया। फिर धीमे धीमे कुछ लिखा। सिपाही ने वह स्लेट उठाकर शहजादी को दी। उस पर लिखा था, शहजादी को खुशामदीद,
आपके लिए शरबत और खाने का बंदोबस्त करवा रहा हूं। माफ कीजिए, मेरी आवाज नहीं है मगर एहसास है। महविश हंस पड़ी। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगीं। ये बाज वाकई हमसे बात कर रहा है, एक ने धीरे से कहा। बाज ने फिर से लिखा, आप महल की सबसे खूबसूरत चीज है। शहजादी अब चुप थी, मगर उसके चेहरे पर वो पहली बार की हैरानी नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। उसी वक्त अंदर से दो नौकर आ गए। हाथों में तश्तरियाई थीं। एक में गुलाब जल से बना ठंडा शरबत, दूसरे में मेवों और फल सिवियों की थाली। बाज की तरफ देखकर नौकरों ने सब कुछ सामने रख दिया। बाज ने फिर लिखा, यह सब सिर्फ आप। माफ कीजिए, मेरी आवाज नहीं है मगर एहसास है। महविश हंस पड़ी। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगीं। ये बाज वाकई हमसे बात कर रहा है, एक ने धीरे से कहा। बाज ने फिर से लिखा, आप महल की सबसे खूबसूरत चीज है। शहजादी अब चुप थी, मगर उसके चेहरे पर वो पहली बार की हैरानी नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। उसी वक्त अंदर से दो नौकर आ गए। हाथों में तश्तरियां थीं। एक में गुलाब जल से बना ठंडा शरबत, दूसरे में मेवों और फल सिवियों की थाली। बाज की तरफ देखकर नौकरों ने सब कुछ सामने रख दिया। बाज ने फिर लिखा, यह सब सिर्फ आपकी खातिर। अगर मंजूर हो तो मैं आपको अपना महल दिखाना चाहता हूं। शहजादी ने धीरे से सिर हिला दिया, और फिर वह मंजर बना जो आज तक किसी सिपाही ने नहीं देखा था। एक शहजादी अपने पीछे चलती दो सहेलियां और चार सिपाही, और सामने चल रहा एक बाज जो उसे अपना महल दिखा रहा था। कभी बागों में ले जाता, कभी फव्वारे के किनारे, कभी ऊंची बुर्ज पर खड़ा होकर नीचे फैले शहर की झलक दिखाता। और हर जगह बाज की आंखों में बस एक ही चीज थी, शहजादी। महविश हैरान थी, यह बाज है या कोई इंसान? इतना एहसास, इतनी तहजीब, इतनी समझ। कुछ देर बाद शहजादी ने चलने का इशारा किया। हमें अब लौटना चाहिए, अंधेरा होने लगा है। बाज ने आखिरी बार लिखा, आपका आना मेरे लिए इज्जत की बात है। जब भी आए, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। शहजादी। दादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह महल से निकल रही थी, बाज ऊंची पर जा बैठा। वो दूर तक शहजादी को जाता हुआ देखता रहा, बहुत देर तक, जैसे अब उसकी तन्हाई में एक नाम जुड़ गया हो। वक्त गुजरता गया। अब वह पहले वाला दिन नहीं रहा, न वैसी कोई फासला, न पर्दा। शहजादी, महवी और बाज अब महज महल और जंगल की मुलाकातें नहीं करते थे। अब उनके दरमियान एक बेजुबान रिश्ता था, जो ना बोलता था, ना चिल्लाता। कभी शहजादी अपनी किताब लेकर बाज के बाग में बैठती, तो बाज पास आकर उसकी कुर्सी के पीछे वाले दरख्त पर बैठ जाता, गर्दन लटकाए चुपचाप। कभी कभी वह बाज के लिए गुलाब का एक फूल लाती और चुपचाप सामने रख देती। बाज उसे अपनी चोंच से धीरे से उठाता और उस फूल को अपने ठिकाने में ले जाकर संभाल के रखता। शहजादी ने अब लिखना सीख लिया था, मगर सिर्फ एक को समझाने के लिए। बाज वो दोनों अब आपस में चुपचाप कागजों पर बात करते, कभी दो लफ्ज, कभी आधी पंक्ति, कभी एक खामोश सवाल। एक दिन जब बादशाह ने दरबार से लौटते हुए महश से पूछा, बेटी, क्या तुम अब भी उस बाज से मिलने जाती हो? महवेश ने कहा, हाँ बाबा, वो सिर्फ एक बाज नहीं है, वो एक बहुत शरीफ दिल है। मैं सुकून महसूस करती हूं उसके पास। बादशाह ने नरम मुस्कान दी, बस ये ख्याल रखना कि एहसास से आगे कुछ ना हो, यह परिंदा है। महाविश चुप हो गई। उसे भी तो यही लगता था कि वह एक परिंदा ही तो है, मगर जो हुआ उसने शहजादी के दिल को पहली बार हलचल में डाला। एक दोपहर जब महविश अपनी सहेली नजरा के साथ बाग में बैठी हुई थी, बाज आकर पास की शाख पर उतरा। वो हल्का सा झुका और अपनी चोंच में पकड़ा एक तह किया हुआ सफेद कागज। शहजादी की सहेली नजर आके हाथ से होते हुए सीधा महविश की हथेली में रख दिया। महविश ने हैरानी से कागज को देखा। क्या है यह? नजरा ने पूछा। शायद कुछ और मजाक, महविश ने मुस्कुराकर कहा। मगर जब उसने कागज को खोला, चेहरे की रंगत अचानक ही उतर गई। उस छोटे से कागज पर सिर्फ दो लफ्ज थे, मगर उन्होंने जैसे एक सन्नाटा ला दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। महविश के होंठ कांपे, आंखों में अजनबी सी लहर दौड़ी। ये क्या? उसके होंठों से निकला। नजरा ने उसकी तरफ देखा। क्या लिखा है? महश ने चुपचाप कागज मोड़ा और अपने जहरे बाह रख लिया। उसकी निगाहें बाज की तरफ उठीं। बाज अब भी उसी शाख पर बैठा था, शांत। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी,
कोई घबराहट भी नहीं, बस वही पुरानी नरमी, वही सवालियां सी खामोशी। महविश ने गहरी सांस ली। यह क्या कह रहा है? उसका दिल पूछ रहा था, मगर जवाब उसके पास नहीं था। अगले कुछ दिन महवेश थोड़ी चुपचाप रहने लगी। वो अब भी बाज से मिलती थी, मगर हर बार उसके भीतर कोई सवाल घूमता था। क्या यह सच में कह रहा था? क्या एक बाज एक परिंदा ऐसा सोच सकता है? फिर उसका दिल कहता नहीं, नहीं महश, वह तो एक तहजीब वाला परिंदा है। शायद उसने यूं ही लिख दिया होगा। कुछ शायराना अंदाज में कोई अफसाना गढ़ने जैसा मजाक वो इस बात को दिल से उतार नहीं सकी, मगर ना ही उसे किसी से कह सकी, न बादशाह से, न मल्लिका से, न नजरात से। महल की फिजा में उस दिन कुछ बदला बदला सा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दीवारों को भी कोई राज पता चल गया हो। नौकर चाकर दबे लहजे में कुछ कह रहे थे और सिपाहियों की आंखों में सवाल तैर रहे थे। किसी ने कहा, क्या तुमने सुना? वो बाज उसने तो अब हद ही पार कर दी। दूसरे ने झट फुसफुसाकर जवाब दिया, कहते हैं उसने शहजादी से शादी की बात लिख भेजी है। बस फिर क्या था? यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे महल में फैल गई, और जब यह बात बादशाह बेग सुल्तान खान के कानों तक पहुंची तो उनका चेहरा लाल पड़ गया। क्या कहा तुमने? उन्होंने गुस्से से उठते हुए कहा, एक परिंदा मेरी बेटी से शादी की बात करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत न थी कि बादशाह की आंखों में झांके। उनकी रगों में जैसे लहू नहीं, आग बह रही थी। मैंने उसे बराबरी का दर्जा दिया, अपने दरबार में वजीरों के बीच बैठाया, और उसने बदले में मेरी इज्जत को चुनौती दी। बादशाह की मुट्ठियां कस गईं। कल सुबह मैं खुद जाऊंगा उसके महल और पूछूंगा उससे, आखिर वह चाहता क्या है। अगली सुबह हवा में ठंडक थी, मगर बादशाह के चेहरे पर गर्मी की तरह गुस्सा तैर रहा था। कुछ चुने हुए सिपाही उनके साथ थे। सूरज की किरणें जैसे उनका पीछा नहीं कर रही थीं, बल्कि उनसे डर रही थी। जब वह पुराने कगीले यानी बाज के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां की फिजा हमेशा की तरह खामोश थी। पेड़ों पर बैठे तोते, बुलबुले सब चुप थे। अंदर आंगन में वही बड़ा सा बाज अपने पत्थर के चबूतरे पर बैठा था, सिर झुकाए, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही उसने बादशाह के कदमों की आहट सुनी, वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब भी वही ठहराव था, मगर आज उनमें कुछ और भी था। शायद इजहार बादशाह उसके सामने आकर ठहर गए। बाज आवाज में अब हुक्म नहीं, गुस्सा था। क्या यह सच है कि तूने मेरी बेटी से शादी की बात की? बाज ने कोई आवाज नहीं निकाली, बस चुपचाप पास रखा कलम उठाया और एक तख्ती पर लिखने लगा। कुछ लम्हों बाद उसने तख्ती बादशाह के सामने रख दी। उस पर लिखा था, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मोहब्बत की बात की है। मैं शहजादी से इज्जत और एहतराम के साथ शादी चाहता हूं। मैं उसे तकलीफन नहीं दूंगा। बस उसकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी है। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और भी गहरा हो गया। क्या बकवास है यह? तू परिंदा है और मेरी बेटी इंसान। हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे इंसान समझा, लेकिन तूने तो हद कर दी। शादी तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी औलाद का नाम अपनी चोंच पर लाने की? बाज की आंखें जमीन पर नहीं झुकी। वह फिर लिखने लगा, फर्क सिर्फ जिस्म का है, एहसास वही है जो हर इंसान के दिल में होता है। मैं उसे खुश रख सकता हूं जैसे कोई भी मर्द रखे। यह पढ़कर बादशाह की सांसें तेज हो गईं। तूने तो पागलपन की इंतहा कर दी है। उन्होंने सिपाहियों की तरफ देखा। इस परिंदे को बंद करो। मगर इससे पहले कि सिपाही बढ़ते, बाज अचानक फड़फड़ाया। उसकी चोंच चमकी और उसने पास रखे सजावटी स्टैंड से एक नुकीला खंजर उठा लिया। पल भर में वह उड़कर सीधा बादशाह के कंधे पर आ बैठा। सिपाही पीछे हट गए। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। बाज की आंखें अब बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थीं। उनमें मोहब्बत भी थी और जिद भी। उसने अपनी चोंच से कागज उठाया और बादशाह की आंखों के सामने रख दिया। उस पर लिखा था, बादशाह सलामत, डरिए मत, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मगर सुन लीजिए, अगर मेरी मोहब्बत को ठुकराया गया तो यह खंजर मेरी नहीं, आपकी जिंदगी का फैसला करेगा। मैं शहजादी को खुश रखूंगा, आप उससे मेरी शादी कर दीजिए, वरना जान से जाएगा कोई। एक बादशाह के होंठ सख्त हो गए, मगर उनके भीतर बाप का दिल कांप रहा था। उन्होंने धीमे सुर में कहा, बाज, तू जिस राह पर जा रहा है वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मगर तू समझता क्यों नहीं? मेरी बेटी इंसान है,
और तू बाज ने जवाब नहीं दिया, बस हल्का सर झुकाया आया और फिर चोंच से एक आखिरी पर्ची बढ़ाई। मैं जानता हूं फर्क है, मगर दिल का रिश्ता खून नहीं दे। मेरी रोशनी है बेटी। अगर तू वाकई इस फैसले से खुश है तो मैं तेरे फैसले के सामने हार मानता हूं। महविश ने बाबा को गले से लगा लिया। शहजादी महश की शादी वह दिन था जिसे लोग बरसों तक याद करते रहे। महल के आंगन में चिरागों की लड़ी बंधी हुई थी, गुलाब और चमेली की खुशबू थी और हर चेहरा हैरत और हैरानी से भरा हुआ था। लोगों ने देखा एक बाज जिसने बादशाह की जान बचाने की कोशिश की थी, जिसने सल्तनत में इंसाफ की मिसाल दी थी। उसी बात से अब शहजादी की शादी हो रही है। लोगों की आंखों में सवाल थे, मगर किसी की हिम्मत न थी कि कुछ बोले। बादशाह ने खुद शादी का ऐलान किया। शहजादी की आंखों से दो मोती ढलके और इस तरह वो शादी हो गई जिसकी मिसाल किसी किताब में नहीं, किसी इतिहास में नहीं। अगले ही दिन से महल की फिजा बदल गई। जहां पहले खामोशी और सोच का बोझ था, अब वहां हंसी और रौनक थी। शहजादी महश जो पहले आधी रातों तक खिड़की पर बैठी रहती थी, अब हर वक्त मुस्कुराती नजर आती। उसकी चाल में नरमी थी, आंखों में चमक और चेहरे पर वो रोशनी जो एक मोहब्बत से आती है। मल्लिका फरीहा यह सब देखती और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जाती। मेरी बेटी एक बात से शादी के बाद इतनी खुश कैसे है? वह सोचती, क्या कोई परिंदा इंसान को इतना सुकून दे सकता है? धीरे धीरे उसका शक बढ़ने लगा। वो हर रात सोचती, इस बाज में कुछ तो है जो नजर नहीं आता, कुछ तो है जो मेरी समझ से परे है। एक रात जब महल की दीवारों पर सन्नाटा उतर आया था, चांद पूरा था और हवा में ठंडक थी, मल्लिका ने फैसला किया, आज देखूंगी आखिर यह राज क्या है। वो चुपचाप अपने कमरे से निकली। कदमों में नरमी थी मगर दिल में तूफान। रास्ते में पहरेदार आदाब करते गए, मगर मल्लिका की निगाहें किसी और तरफ थीं। वह पहुंची बाज के महल में। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी और कुछ आवाजें भी। कमरे के पास जाकर उसने कान लगाया। अंदर से एक आदमी की आवाज आ रही थी, नरम मोहब्बत भरी, जैसे कोई अपनी बीवी से बात कर रहा हो। महविश, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं तुझे कोई छू नहीं सकता। शहजादी की हंसी की आवाज आई, मुझे पता है, लेकिन अगर किसी को यह राज पता चल गया तो वह आदमी बोला, जब तक मेरी बाज की खाल सुरक्षित है कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। दिन में मैं बाज रहता हूं, रात में बस तुम्हारे सामने इंसान। मल्लिका का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। क्या मतलब? यह बाज नहीं इंसान है। वो धीरे धीरे कमरे के करीब पहुंची। दरवाजे की झिड़ी से देखा, अंदर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था, चेहरा खूबसूरती से भरा हुआ, आंखों में वही तेज जो उस बाज की आंखों में था। वो अपनी शहजादी के पास बैठा था, उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ, मुस्कुराता हुआ। मल्लिका के होंठ कांप गए। तो ये है असलियत, ये बाज नहीं कोई शहजादा है। उसने नजरें घुमाई। दरवाजे के पास कोने में कुछ पड़ा था। वह थी बाज की खाल, काली चमकती हुई, मगर अब बेकार सी पड़ी हुई। मल्लिका के दिल में जलन की आग भड़क उठी। मेरी बेटी को धोखा दिया इसने। एक परिंदे की शक्ल में मेरे महल में आया और अब इंसान बनकर बैठा है। नहीं, मैं यह खाल जला दूंगा ताकि यह इंसान ही बना रहे। उसने वह खाल उठाई और बिना किसी आवाज के वापस अपने महल की तरफ निकल गई। रात गहरी हो चुकी थी। महल की ऊंचाई पर बैठी मल्लिका के हाथ में मशाल थी और बाज की खाल जमीन पर पड़ी हुई। उसके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में नफरत। आज मैं इस धोखे को खत्म कर दूंगी, उसने कहा और उसने मशाल नीचे गिरा दी। खाल आग में लिपट गई। जलने की आवाज हवा में फैली, लेकिन उसी पल एक जोरदार चीख जंगल की तरफ से गूंजी। वह इंसानी आवाज थी, दर्द से भरी चीखती हुई। आम मल्लिका ने पीछे देखा और दूर जंगल में एक जलता हुआ तेजी से निकल गया। वो था शहजादा, जो अब दर्द से तड़प रहा था। उसका जिस्म जलने लगा था, जैसे आग उसके जिस्म तक पहुंच गई हो। वह दौड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। उधर कमरे में शहजादी महश नींद से चीखती हुई उठी। कौन कौन चिल्लाया? कमरे में किसी का नामो निशान ना था। वो दौड़ती हुई बाहर निकली और पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। जब वह अपने बाप के महल पहुंची, वहां लोग जमा थे और हवा में धुएं की बू फैली हुई थी। महवेश ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या जल रहा है? किसी ने डरते हुए कहा, हजादी, ये तो लगता है बाज की खाल है। महविश के पैर वहीं थम गए।
उसने जमीन पर देखा। काली खाल जल रही थी, धुआं आसमान में उठ रहा था। शहजादी की चीख निकल गई। यह क्या कर दिया? वह दौड़कर उस खाल के पास जा गिरी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कोई और नहीं कर सकता। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी और तभी उसकी नजर मल्लिका फरीहा पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ी थी। आंखें झुक, आंखों से आंसू गिरते रहे। जब वह अपने बाप के महल पहुंची, वहां लोग जमा थे और हवा में धुएं की बू फैली हुई थी। महवेश ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या जल रहा है? किसी ने डरते हुए कहा, हजादी, यह तो लगता है बाज की खाल है। महवेश के पैर वहीं थम गए। उसने जमीन पर देखा। काली खाल जल रही थी, धुआं आसमान में उठ रहा था। शहजादी की चीख निकल गई। यह क्या कर दिया? वह दौड़कर उस खाल के पास जा गिरी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, ये कोई और नहीं कर सकता। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी और तभी उसकी नजर मल्लिका फरीहा पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ी थी। आंखें झुकी हुई, चेहरा खामोश मगर अंदर कुछ छुपा हुआ। शहजादी कांपती हुई उनके पास गई। अम्मी, उसकी आवाज टूटी हुई थी। बोलिए अम्मी, ये खाल किसने जलाई है? किसने मेरी जिंदगी को आग में डाल दिया? मल्लिका ने कुछ नहीं कहा। शहजादी ने उनके कंधे को पकड़ लिया। आपने किया है ना? आपने। मल्लिका की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। बचाया? महविश चीखी। जिसने मुझे दिल से चाहा, जिस इंसान ने मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, आपने उसे जला दिया अम्मी। आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। उसने जमीन पर सिर पटक लिया। जिस्म तो आपने नहीं जलाया अम्मी, मुझे जला दिया आपने। भीड़ में सन्नाटा था, कोई एक लफ्ज नहीं बोल पा रहा था। शहजादी उठी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक मोहब्बत थी। अब मैं यहां नहीं रह सकती। जब तक उसे ढूंढ ना लूं, जब तक अपने शौहर को देख ना लूं, मैं न चैन लूंगी न खामोश रहूंगी। शाम होते होते महल के एक कोने में शहजादी ने अपने जेवर उतारे। मोती की कंगने, सुनहरी जंजीरें और हीरे की बाली, वह सब उतार कर एक थाल में रख दिया। फिर उसने जोगन जैसा लिबास पहना, साधारण सफेद जमीन से मिला हुआ, और अपनी एक गठरी में सिर्फ एक चादर, कुछ सूखे मेवे और थोड़ा सा पानी बांध लिया। उसने कोई शाही रथ नहीं मांगा, न कोई सिपाही, बस एक टूटी हुई मोहब्बत और एक जिंदा उम्मीद। महल का हर नौकर, हर दासी उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके। सिर्फ बादशाह ने दूर से देखा और 2 आंसू उसके चेहरे में खो गए। शहजादी ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार महल को देखा। वो महल जहां वो बचपन से खेलती आई थी, जहां उसकी शादी हुई और जहां उसकी जिंदगी की एक बड़ी गलती हुई। उसके शौहर की खाल जला दी गई। अब वो जंगल की तरफ बढ़ी। बस एक घोड़ा था, उसके पांव नंगे थे, पर इरादा मजबूत। दिन बीतते गए। शहजादी कभी किसी पेड़ के नीचे बैठती और उस जगह को देखती जहां उसने बाज को उड़ते देखा था। कभी झील के किनारे बैठती, वो झील जहां बाज ने उसे पहली बार गुलाब भेजा था। वह हर उस जगह जाती जहां मोहब्बत की कोई याद बाकी थी। लोगों ने जंगल में एक अजीब लड़की को भटकते देखा, जो किसी से खाना नहीं मांगती थी, बस एक ही सवाल पूछती थी, कहीं कोई बाज देखा है? कहीं कोई इंसान देखा है जो उड़ता था? जंगल के दिन अब बहुत लंबे लगने लगे थे। शहजादी महश की आंखों में नींद नहीं बची थी। चेहरे पर धूप की झुलस, होठों पर खामोशी की दरारें और दिल में सिर्फ एक सवाल, वो कहाँ है? वो हर दिन नए रास्तों पर निकलती, कोई झील, कोई तंग घाटी, कोई टूटा हुआ पेड़, कोई उजड़ा हुआ झुरमुट। हर जगह वह उस एक मोहब्बत का निशान तलाश करती थी जो परिंदे के पंखों में छुपा शहजादा था। उसकी जोगन जैसी सूरत अब जंगल की हवाओं में घुल चुकी थी। परिंदे उसे पहचानने लगे थे, जानवर उसके पास बैठ जाते थे। एक शाम जब सूरज पीले पानी की तरह पेड़ों के पीछे पिघल रहा था और महविश एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी थी, उस दरख्त की शाखों पर 2 परिंदे बैठे थे। एक तोता था और दूसरा एक मैना। वो आपस में धीमे धीमे बात कर रहे थे। शहजादी थकी हुई थी, मगर उनके लफ्ज जैसे हवा में गूंजने लगे। तुम्हें पता है ना खुशहाल देश का वह शहजादा अभी तक जिंदा है? हाँ, मगर उसकी हालत बहुत खराब है। जलने की तकलीफ ने उसकी हड्डियों को तकलीफ दी है। वो बोल नहीं सकता, बस तड़पता है, और वह तो हर रात बस एक ही नाम बड़बड़ाता है, महविश महश कहते हैं।
अगर काले कुएं वाली बूटी को 40 दिन तक पीसकर उसके जख्मों पर लगाया जाए तो वो फिर से पहले जैसा हो सकता है। शहजादी का दिल जोर से धड़क उठा। खुशहाल देश उसने दिल ही दिल में दोहराया। वो वहीं तो है, मेरा शौहर, मेरा बाज। उसने उन परिंदों की तरफ देखा, मगर वह उड़ चुके थे, मगर उनके लफ्ज हवाओं में गूंजते रह गए। अब शहजादी की मंजिल साफ थी। काले कुएं वाली बूटी 40 दिन तक जख्मों पर लगानी है और खुशहाल देश में वह है, मेरा शहजादा। उसने तय कर लिया, अब चाहे पांव छिल जाए, भूख लग जाए या सांसें थक जाए, वह उस बूटी को भी ढूंढेगी और अपने शौहर को भी। अगले कुछ दिन वह सिर्फ एक ही चीज ढूंढती रही, काला कुआं। जंगल के अलग अलग ही अगले कुछ दिन वह सिर्फ एक ही चीज ढूंढती रही, काला कुआं। जंगल के अलग अलग हिस्सों में जहां इंसान भी कम जाते थे वो घूमा करती, और एक दिन वो एक खंडहर के पास पहुंची जहां जमीन दरक चुकी थी और एक अजीब सी ठंडी हवा नीचे से उठ रही थी। वह नीचे झुकी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। एक गहरा कुआं, बिल्कुल काला। उसने पास रखे पत्थर को नीचे गिराया। कुछ पल सन्नाटा, फिर छपकी हल्की आवाज, यही है काला कुआं। अब उसे बूटी चाहिए थी। वो जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद करके सोचने लगी, बूटी कैसी होगी। तभी उसकी उंगलियों को कुछ चुभा। उसने देखा पास ही की मिट्टी में नीले रंग की नन्ही नन्ही पत्तियां थीं और एक अजीब सी महक थी, कुछ सुकून जैसी। उसने एक पत्ती को मसल कर देखा। वो उंगलियों में चिपक गई। उसकी उंगलियों में जलन सी हुई, मगर फिर हल्की ठंडक आ गई। यही है काले कुएं वाली बूटी। अब शहजादी ने एक छोटा सा कपड़ा निकाला, बूटी को उसमें लपेटा और सहेज कर अपनी थैली में रख लिया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसी मोहब्बत के आखिरी वादे पर यकीन हो चला हो। अब दूसरा काम बाकी था, शहजादे को ढूंढना। उसने उसी रोज रात को सफर शुरू किया, उस दिशा में जिस ओर परिंदों ने खुशहाल देश का नाम लिया था। हफ्तों बाद एक शाम वह एक वीरान झील के पास पहुंची। झील के किनारे कोई पड़ा था, सर से पांव तक जख्मी, बदन पर कपड़ा मुश्किल से था, जिस्म जला हुआ था मगर सांस चल रही थी। शहजादी दौड़ी। यह वही चेहरा। उसकी आंखों से झरने फूट पड़े। मेरा शौहर, मेरा बाज। उसने थैली से बूटी निकाली, हाथ से पीसना शुरू किया। मिट्टी में घिसी गई बूटी आंखों के आंसुओं में भीगी और जब पेस्ट बन गया, उसने शहजादे के जख्मों पर लगाना शुरू किया। उस दिन से शुरू हुआ 40 दिन का मरहम। हर रोज वो बूटी पीसती, हर रोज वो शहजादे के जख्मों पर लगाती। एक बार दिन बेहद ठंडा था, लेकिन शहजादी महश की आंखों में एक अजीब गर्मी थी। वह अब उस सरजमी की सरहद के पास थी जिसे लोग खुशहाल देश कहते थे। 1 महीना होने को आया था जिस दिन से उसने अपने शौहर को जलती हुई हालत में उस वीरान झील के किनारे पाया था। अब जब उसके जख्म धीरे धीरे भर रहे थे और सांसें कुछ मुनासिब हो चली थीं, तो शहजादी ने सोचा, अब उसे ठंडी छांव, इज्जतदार इलाज और रखवाली की जरूरत है। सो वो उसे एक झाड़ी में छुपाकर खुद चल पड़ी, खुशहाल देश के बादशाह के महल की तरफ। महल ऊंचा था, बुरें सोने की थीं और सिपाही दरवाजे पर खड़े हुए थे। शहजादी ने अपने जोगन जैसे कपड़े ठीक किए, सर पर चादर ली और सिपाही से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। सिपाही ने ऊपर से नीचे तक देखा। एक दुबली पतली लड़की, थकी हुई धूल से सना दुपट्टा, मगर आंखों में कुछ और ही बात थी। ठहरो, मैं पूछ के आता हूं। कुछ ही देर में उसे अंदर ले जाया गया। बादशाह ने जब उसे देखा तो थोड़ा चौंका। तुम कौन हो बेटी? महविश ने नरम मगर पक्की आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और हकीम भी नहीं कह सकती खुद को, मगर मैंने एक जले हुए नौजवान को झील के पास पाया है। मैंने उसका इलाज शुरू किया है, मगर अब उसके जख्म ऐसे हैं जो सिर्फ तहजीब और सुकून की जगह पर ही भर सकते हैं। मैं उसे आपके महल में लाना चाहती हूं ताकि उसे इलाज मिल सके। बादशाह ने एक नजर अपने वजीर की तरफ देखा, फिर उस लड़की की सादगी और आंखों की गहराई को पढ़ा। बादशाह थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहा, ठीक है, लाओ उसे। शहजादी वापस झील के पास पहुंची और बहुत एहतियात से अपने शौहर को लेकर महल के एक कोने में बनी पुरानी शाही मेहमानगाह में ठहराया। बादशाह ने जब उस नौजवान को देखा तो वह उसका शहजादा बेटा था जो काफी वक्त से गायब था। बादशाह ने कुछ नौकर तैनात किए मगर शर्त रखी, कोई इसके कमरे में नहीं जाएगा और यह लड़की भी अपनी मर्जी से इलाज करेगी।
40 दिन वह भी किसी चुप्पी की तरह गुजरे। हर सुबह महविश उठती, काले कुएं वाली बूटी पीसती, उसे पत्तियों में लपेटती, कभी जख्मों पर धीरे से मलती, कभी अपनी हथेली से जख्मों पर हवा देती। शहजादा अब भी बेहोशी और आधे होश की हालत में था, मगर वह रोज उसकी आंखों में देखती, जैसे पूछ रही हो, पहचाना मुझे, मैं वही हूं। महविश वो सिर्फ एक नाम बड़बड़ाता, महमविश महविश के लिए यही काफी था कि उसका दिल अब भी उसकी तलाश में भटक रहा है। जब 29वां दिन आया तो महविश को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। शहजादा अब बिना सहारे के करवट लेने लगा था। बदन की जलन कम हो रही थी और उसके होठों पर एक नरम मुस्कान लौटने लगी थी। मगर अब वक्त था चले जाने का। रात को महविश ने आखिरी बार उस कमरे को देखा जहां उसका शौहर एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौट रहा था। उसने पास बैठकर उसकी पेशानी चूमी। अब तू ठीक हो रहा है, मैं जा रही हूं, मगर तुझे अब पहचानना होगा। खुद से मेरी मोहब्बत से बिना मेरी मौजूदगी के सुबह होते ही महविश महल छोड़ गई। ना कोई नाम बताया, ना कोई इनाम मांगा, ना कोई निशान छोड़ा। उधर जब शहजादा पूरी तरह होश में आया तो उसके बदन पर पट्टियां थीं, मगर आंखों में हर वक्त वही साया घूमता रहता। कौन थी वो जो मेरा इलाज करके चली गई? नौकर बोला, कोई लड़की आई थी 40 दिन तक, बस आपको ही संभालती रही और आज सुबह वह चली गई। शहजादा चौंक पड़ा। चली गई कहाँ? कोई नहीं जानता, ना नाम, ना ठिकाना, ना वजीर को, ना बादशाह को। बस वह एक सादगी से आई थी और उसी तरह चली गई। कुछ दिन बीते। शहजादा अब पूरी तरह से सहततियाब हो चुका था। उसके जिस्म के जख्म तो भर गए थे, मगर दिल का दर्द वह अब भी कहीं अंदर गूंजता था। हर दिन उसे उस अजनबी लड़की की याद सताती जो चुपचाप आई। 40 दिन उसका इलाज किया और 29वें दिन बिना कुछ कहे चली गई। ना नाम बताया, ना शिनाख्त, और ना ही एक लम्हे को पलट कर देखा। शहजादा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब उसने हकीमों और नौकरों से पूछा वह लड़की कौन थी, तो सबने एक ही जवाब दिया, हम नहीं जानते। वह बस आई थी जैसे कोई साया और चुपचाप चली गई। एक दिन सुबह सुबह एक खास सवारी तैयार करवाई गई। शहजादा ने अपने सबसे करीबी सिपाही से कहा, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, तुम मुझे वहां ले चलो। वह जगह कोई और नहीं, महविश का महल था। सफर लंबा था, मगर दिल की तड़प उसे वहां तक खींच लाई। जैसे ही सवारी महविश के महल के बाहर रुकी, दरबानों ने उसकी आमद की इत्तला अंदर भेज दी और कुछ ही पल बाद शाही दरबार के बीच शहजादा अपने पूरे रब और तहजीब के साथ दाखिल हुआ। बादशाह, जो अब पहले से कुछ बूढ़ा और शांत हो चुका था, तख्त पर बैठा था। उसने सिपाहियों को इशारा किया कि सब बाहर चले जाएं। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, बादशाह और वह अजनबी शहजादा। बादशाह ने गौर से उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम कौन हो? शहजादा ने कहा, फिर सीधा देखा और बेमिसाल ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं बाज हूं, वही बाज जिसे आपने अपने महल में पनाह दी थी और अपनी बेटी दी थी। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया, मगर उसकी आंखों में सवाल था। क्या बक रहे हो तुम बाजी? शहजादा ने सांस भरकर कहा, एक जादू था, ऐसा जादू जो मेरे बचपन में हुआ था। जब तक कोई लड़की दिल से मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होती, तब तक मैं इंसान नहीं बन सकता था। दिन में बाज रात को अगर कोई मुझे दिल से अपनाए, तभी मैं इंसानी शक्ल में आ सकता था। आपकी बेटी ने मुझे अपनाया बेझिझक, बेइंतहा मोहब्बत से, और मैं हर रात इंसान बनकर उसके सामने आता। मगर एक दिन आपकी मल्लिका ने मेरी झूठी बाज की खाल देख ली और उसे आग के हवाले कर दिया। अब शहजादा की आंखें भर आई थीं। उसने खाल जलाई और मैं भी जल गया। उसी आग में ना चीख सका, ना कुछ कह सका। बादशाह अब पूरी तरह सख्त में था। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर तुम बचे कैसे? मैं पूरी तरह नहीं बचा, अंदर से मर चुका हूं। मगर जिस लड़की ने मुझे अपनाया, जिसने मुझे हर रात इंसान बनने की वजह दी, मैं उसी की तलाश में दोबारा यहां आया हूं। शहजादा ने उम्मीद से पूछा, क्या महश अब भी इसी महल में है? बादशाह ने लंबी सांस ली और बड़ी ही गमजदा आवाज में कहा, तेरे जाने के बाद से वह यहीं इस महल में रहती है। किसी से ज्यादा बात नहीं करती, दिन भर खामोश रहती है और रात को तेरे कमरे में जाकर घंटों रोती है। शहजादा बादशाह से इजाजत लेकर उसी पुराने महल की तरफ बढ़ा, जहां उसकी महवी अब भी तन्हा, खामोश और गमजदार दिन काट रही थी। महल की दीवारें वैसी ही थीं,
वो गलियारे जो कभी किलकारियों से गूंजते थे अब खामोश थे। हर कोने में तन्हाई का बसेरा था। शहजादा धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसे उस कमरे का रास्ता मालूम था, वही कमरा जहां वह बाज की शक्ल में दिन भर पड़ा रहता और रात होते ही इंसान बन जाया करता था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। महविश वो एक छोटे से झरोखे के पास बैठी थी। नीम रोशनी में उसके बाल खुले हुए थे, आंखें झुकी हुई और हाथों में एक पुरानी बाज की खाल की राख का डिब्बा था। वह हर रोज उसे देखती जैसे अपनी यादों को टटोलती हो। शहजादा रुका नहीं, वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। महविश उसकी आवाज धीमी मगर भीगी हुई थी। महविश की पलकें हिली और फिर जैसे सदियों का सन्नाटा टूटा। उसने सामने देखा, पहले हैरत से फिर एक हल्की सी चीख के साथ उसकी सांसें रुक सी गईं। तुम, शहजादा ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, मैं लौट आया हूं और अब कभी नहीं जाऊंगा। महविश के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा उठा। तुम जानते हो, वह बोली, तुम्हारे जले हुए जिस्म को जब महल लाया गया था तो कोई तुम्हारे पास नहीं आता था। सबको डर लगता था, मगर मैंने 40 दिन हांपूर 40 दिन काले कुएं वाली जड़ी बूटी पीसी। उसे हर रोज तुम्हारे जख्मों पर लगाया अपने हाथों से। मैं जानती थी अगर कुछ बचा है तुम में तो वह लौट आएगा। शहजादा अब उस तक आ चुका था। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं हर रात तुझसे मिलने आता था, मगर जब मैंने अपनी खाल खोई समझा मैं सब कुछ हार गया हूं। अब कमरे में सुकून का साया था। बाहर महल की हर दीवार, हर फर्श फिर से रोशन हो उठी थी। कुछ ही देर में बादशाह और मल्लिका भी उस कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी महविश मुस्कुरा रही थी। महीनों बाद उनकी आंखों में भी आंसू थे, मगर वह आंसू सुकून के थे। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादे का हाथ थामा और कहा, अब मैं बेफिक्र हूं। मेरी बेटी का हमसफर लौट आया है। इसी शाम एक छोटा मगर दिल से भरा जश्न हुआ। न ढोल नगाड़े थे, न सोने चांदी की सजावट, मगर हर चेहरा जैसे खुश था। कुछ ही दिनों बाद शहजादा और महविश को खुशी खुशी विदा किया गया। शहजादा ने उसे घोड़े पर बिठाया और खुद उसके साथ सवार हुआ। जब वह लोग खुशहाल देश पहुंचे तो वहां के लोग अपनी नई शहजादी को देखकर हैरान और खुश हो गए। वह लड़की जो कभी जंगल में गुमनाम थी, अब एक रियासत की रोशनी बन गई थी। और इस तरह खुशहाल देश में शहजादा और महाविश रहने लगे।